टीएस इलियट स्टार्ट करवाया था, शुरू से ही फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं ले आई थी और मुझे ये फील हुआ कि आप लोगों को अभी टीएस इलियट समझ ही कोई नहीं आया। ठीक है, आज मैं डिटेल समरी कराने जा रही हूँ। आप लोगों ने जस्ट इसके स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स बनाने। एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब ये सारा चैप्टर एंड हो जाएगा, जैसे मैंने आपको फिलिप सिडनी की आउटलाइन शेयर की थी, इसी तरीके से मैं आपको टीएस इलियट की भी आउटलाइन शेयर करूंगी। जो मैंने एक आउटलाइन, एक लेक्चर बनाया होता है, आप वो पढ़ेंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे, जिस दिन जैसे हमने फिलिप सिडनी का किया था कि उसकी कुछ कोर्स थी, सारा कुछ था, इसी तरीके से हम लोग टीएस इलियट का भी करेंगे। क्रिटिसिज्म को बेटा करने का यही तरीका है। टफ सब्जेक्ट है लेकिन टेक्निकल है और इंटरेस्टिंग बहुत है। मार्क्स गेनिंग है। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं मैम ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा रखें। अभी लास्ट ईयर मेरा लास्ट बैच गया है, मैं असल में शुरू से ही लिंग्विस्टिक्स पढ़ा रही थी। ठीक है, शुरू से मैंने लिंग्विस्टिक्स ही पढ़ाया और मेरा लिंग्विस्टिक्स के बारे में बेटा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लिंग्विस्टिक्स में ये है कि टोटल, अगर आप लोगों को कोई ये डरा रहा है ना कि भाई लिंग्विस्टिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है एंड सो ऑन, जो भी, बस आप ये समझे कि लिंग्विस्टिक्स के बेटा टोटल मैं स्टूडेंट्स को 6 to 8 चैप्टर्स करवाती हूँ, जो कि हार्डली 20 से 25 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। चलिए टेस्ट टेक्स्ट टेस्ट आपके इंक्लूड करके वो 28 दिन लग जाएंगे, 26 दिन लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 26 दिन में स्टूडेंट इस काबिल हो जाता है बिफोर 1 मंथ कि वो लिंग्विस्टिक्स में अच्छे मार्क्स ले लेता है, क्योंकि साइंटिफिक सब्जेक्ट है बेटा, फेलियर के चांसेस कम होते हैं। कल मैंने अपनी एक स्टूडेंट को मैसेज किया, उसने शॉर्ट स्टोरीज रखा था। उसने कहा मैम मैं 2 दफ़ा शॉर्ट स्टोरीज में फेल हुई हूँ। ठीक है, और इवन मैंने और भी स्टूडेंट से पूछा कि आपका शॉर्ट स्टोरीज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि मुझसे स्टूडेंट व्यूज़ लेते हैं कि मैम देखिए बेटा शॉर्ट स्टोरीज ईजी है लेकिन सप्लीज भी बहुत आती हैं। क्योंकि जैसे आप देखें पोइट्री ड्रामा, उसमें 40 मार्क्स लेना कितना मुश्किल हो जाता है पार्ट 1 में। नॉवल में भी ऐसे ही होता है। क्रिटिसिज्म और लिंग्विस्टिक्स मार्क्स गेनिंग होती है। मेरी अगर सेकंड डेफ बनी थी ना, वो क्रिटिसिज्म एंड लिंग्विस्टिक्स की वजह से बनी थी। आपने अपना सारा जोर जो है ना वो क्रिटिसिज्म और लिंग्विस्टिक्स पे लगा देना है। उसकी रीज़न ये है कि जो आपका पोइट्री ड्रामा एंड नॉवल का पेपर है, उसमें आपको पता है आप लोगों की थोड़ी सी ग्रूमिंग हुई हुई होती है रिगार्डिंग के पोइट्री का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सेम वही पैटर्न होता है जो पार्ट 1 में, नॉवल का भी वही होता है, ड्रामा का भी वही होता है, सिवाय थीम्स चेंज कर देने के, इससे आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन क्रिटिसिज्म में आके स्टूडेंट घबरा जाता है। ठीक है, रीजन एसेस हैं, एसेस का भी क्रिटिकल एनालिसिस है। और जो इसका लास्ट क्वेश्चन आता है, अगर मैंने पहले भी कहा था स्टूडेंट्स को जिन्होंने अमेरिकन लिटरेचर बहुत अच्छी पढ़ी हुई है उनके लिए क्रिटिसिज्म का लास्ट क्वेश्चन कवर करना मुश्किल नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने क्रिटिकली एवेल्युएट किया ही नहीं था और तुक्के पे अमेरिकन लिटरेचर का पेपर दिया था, वो पार्ट 2 में आके पोइट्री 2 में फंसते हैं, नंबर 2 क्रिटिसिज्म में आके फंस जाते हैं। ठीक है, तो वहां से निकल भी जाएं तब भी इधर आके मोस्टली तो अमेरिकन लिटरेचर में स्टूडेंट्स फेल होते हैं। रीजन उनको क्रिटिकल अप्रिसिएशन नहीं आती। सही। और हमारे जो पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि उनको कितना रगड़ा लगा हुआ है कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन कैसे करनी है, और कितने तरीके इनको बताए गए थे कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऐसे होती है, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की बेस बन जाए और जब आप पार्ट 2 में अपेयर हों तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आए, इतने ज़्यादा आए कि एटलीस्ट आप 500 क्रॉस करें। तो जो पीछे बेटा आप लोगों ने पार्ट 1 में मेहनत की होती है वो पार्ट 2 में आके ज़रूर आपको फ़ायदा देती है। सही। तो पहला आपका पोइट्री 1, पोइट्री 2, ड्रामा 2 एंड नॉवल 2। ठीक है, अब हम इस सब्जेक्ट पे पहुंचेंगे, मैं आपको फिर बताऊंगी कि इनको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन पेपर पैटर्न सेम वही है जो आपका पार्ट 1 का था। उसके बाद जो आपके लिए जो न्यू सब्जेक्ट्स आते हैं ना पार्ट 2 में जाके, वो क्रिटिसिज्म और लिंग्विस्टिक्स होते हैं। क्रिटिसिज्म इज क्वाइट सेम, बहुत ज़्यादा नहीं। प्रोज इजी था, क्रिटिसिज्म उससे मुश्किल है, लेकिन किसी हद तक प्रोज और क्रिटिसिज्म आपस में मिलते जुलते सब्जेक्ट्स हैं। अगर वहाँ पे भी एसेस थे तो यहाँ पे भी एसेस हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही एसेस है, उसको क्रिटिकली एवेलुएट करना है कि उस ऐसे के डिफरेंट सेक्शंस हमने बनाने हैं, जैसे मैंने आपको फिलिप सिडनी पढ़ाया था, और एट द एंड आपको कुछ पॉइंट शेयर किए थे कि ये इन एसेस के की पॉइंट्स हैं, और ऐसे की ये जो डिवीजन हुई हुई है इसमें से किसी भी क्वेश्चन के ऊपर
सॉरी इसमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सेम इज द केस विद द टीएस इलियट। टीएस इलियट के मेन तो दो क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर वन, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो कि इसका सब्जेक्ट है, इसका क्रिटिकल एनालिसिस आएगा। नंबर टू, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर ही एक क्वेश्चन आता है इम्पर्सनल थ्योरी, जो आपको कल मैंने क्वेश्चन शेयर किया था। अच्छा, उस क्वेश्चन के अंदर देखिए, अगर तो आता है ना ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एज अ होल आ गया, तो आप इसके अंदर इम्पर्सनल थ्योरी इस ऐसे का हिस्सा है, पूरे ऐसे का हिस्सा है। लेकिन अगर तो खाली वो आपसे पूछता है कि जी इम्पर्सनल थ्योरी आपने लिखनी है, ठीक है, वो आपको कहता है कि जी टीएस इलियट की इम्पर्सनल थ्योरी के बारे में आप क्या जानते हैं, इसको क्रिटिकली एवेल्युएट करें, तो आप सिर्फ इम्पर्सनल थ्योरी ही लिखोगे, ठीक है, क्योंकि इम्पर्सनल थ्योरी इस ऐसे का पार्ट है। इसके अलावा इस ऐसे का पार्ट एक हिस्टोरिफिकेशन भी है, ठीक है, पास्टनेस ऑफ पास्ट, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर इस ऐसे के अंदर डिफरेंट कोड्स हैं, उन कोड्स को वो लिख देते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, और वो कहते हैं इसको क्रिटिकली एवेल्युएट करें, ठीक है। तो आप लोगों को जब पास पेपर डिस्कस किए जाएंगे तो एक्चुअली वो कोर्स या तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट ऐसे का ही क्रिटिकल एनालिसिस उसको ऊपर नीचे करके लिखना होगा, और या फिर वो जो कोर्स होंगी वो आपकी इम्पर्सनल थ्योरी से ही रिलेटेड होंगी, या वो पास्टनेस और पास्ट वाला क्वेश्चन होगा। ये तीन सवाल हैं जो कि घुमा फिरा के एग्जामिनेशन में दिए होते हैं, और आप लोगों ने उन कोट्स को देख के बस घबराना नहीं है कि ये कौन सी कोट आ गई है। वो असल में अगर आप उसको, वो कोट्स भी आपको मैं पढ़ाऊंगी, सारी पढ़ाऊंगी जिनसे रिलेटेड आपके पास्ट पेपर्स, आपको पता है एट द एंड हम पास्ट पेपर्स भी डिस्कस करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को अंदाज़ा हो जाए कि इस तरह की कोट्स आएंगी और इस तरह से हमने पेपर करना है। और मैं आपको बताऊं, बहुत ही बुरा पेपर होता है ना स्टूडेंट्स का, क्रिटिसिज्म में वो 50+ ले जाते हैं, 55+ भी आ जाते हैं, 60+ भी आते हैं, और सेम इज द केस विद द लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। 69, 70, 75 मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि साइंटिफिक सब्जेक्ट है। लेकिन प्रोज है, सॉरी पोइट्री है, ड्रामा है, नॉवल है, इसमें आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स के 45, मैक्सिमम 50। इस दफ़ा जो स्टूडेंट्स के हमारे मार्क्स आए थे, पता नहीं आप लोगों ने शायद रिजल्ट्स देखे हैं या नहीं देखे, पोइट्री में स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा स्कोर किया हुआ था इस दफ़ा, 65, 69, 72, 75, इस तरह से पोइट्री में मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो इस दफ़ा मैंने स्टूडेंट्स को थोड़ा उनका चेंज करवा दिया था, एक बुक मैंने चेंज करवाई थी एक्सपेरिमेंट के तौर पे, और वो एक्सपेरिमेंट बड़ा काम आया, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंटेशन स्टूडेंट्स से होती रहती है, तो इस दफ़ा हमारे पोइट्री के स्टूडेंट्स ने बहुत ज़बरदस्त मार्क्स लिए थे। थोड़ा सा मैंने उनके चेंज किया था, उसमें मैंने ये किया था कि चले वो जब मैं पोइट्री पढ़ाऊँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी, वैसे मैंने लिखवा दी हैं स्टूडेंट्स को वो बुक्स, तो वो फिर आप उसको देख लीजिएगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द समरी इन इंग्लिश, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशन सकाफत को कहते हैं, इंडिविजुअल टैलेंट जो हमारा अपना टैलेंट होता है उसको कहते हैं। इन दिस एसे टीएस इलियट गिव्स हिज व्यू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशन एंड राइटिंग ऑफ द पोएट्री बाय इंडिविजुअल पोएट्स इन डिफरेंट पोएट period. He established a close connection between tradition and writing of successful people. उसने क्या किया था, क्योंकि ये है ही ट्रेडिशन ना, तो ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट, उसने कहा था कि एक इंसान का टैलेंट टैलेंट हो नहीं सकता अगर वो स्टैंडर्ड्स, वो क्राइटेरिया मीट नहीं करता जो कि सक्सेसफुल पोइट्स का पहले हुआ करता था। जैसे आज के दौर में हम अजीब अजीब पोइट्री देखने को देखते हैं, मैं आपको एड्स में अजीब अजीब वो न्यूज़ चल रही होती है, एक अजीब सा एड चल पड़ता है, ठीक है। तो वो कहता है कि वो स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे फिलिप सिडनी में हमने पढ़ा कि भाई उस वक्त इंग्लैंड जो है वो लॉफिंग स्टॉक ऑफ चिल्ड्रन बन गया था, पोइट्री जो है वो जस्ट अ सोर्स ऑफ मिमिक्री, एंजॉयमेंट और प्लेजर बन गई थी, या लाफ्टर बन गई थी। टीएस इलियट ने भी इसी चीज़ को जो है नेगेट किया कि इस तरह की पोइट्री नहीं होनी चाहिए, बल्कि पोइट्री असल में स्टैंडर्ड पोइट्री वो होती है जो सक्सेसफुल जो पोइट्स पुराने होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स को वो मीट करती है। तो इस वजह से उसने इस थियरी को पास्टनेस ऑफ पास्ट भी कहा था, कि एक जो टैलेंटेड पोएट होता है, एक इंडिविजुअल टैलेंट उस सूरत में जज होता है जब उस एक इंडिविजुअल को
पूरी हिस्ट्री जो कि होमर से लेके आज तक का जो दौर है, यानी कि उसके तक का जो दौर है, उसने उसकी पूरी स्टडी की होती है। और उस स्टडी को करते हुए वो एक टैलेंटेड सा एक आर्ट फॉर्म क्रिएट करता है, वो उसी के अंदर एक इनोवेशन करता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स जरूर मीट करता है उसके। इनोवेटिव होता है वो, ऐसा नहीं है कि वो न्यू, वो खाली कॉपी या इमिटेट नहीं करता, बल्कि वो उन स्टैंडर्ड्स को मीट करता है जो कि पुराने लोगों के थे। फॉर एग्जांपल, अगर मिल्टन ने एपिक लिखी थी तो उसने कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो किया था? उसने होमर और लाइट होमर की लाइड और वर्जल की एनीड को फॉलो किया था, वो एपिक्स थी। तो उसने उसके अंदर इनोवेशन ये की थी कि उसने सब्जेक्ट मैटर अपना ही रखा था, ठीक है, लेकिन उसने पास्टनेस ऑफ पास्ट को भी देखा था कि पास्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एपिक क्या थे, तो ही हैज डिसाइडेड कि उसको एपिक लिखनी है। तो हम कहेंगे कि ये उसका इंडिविजुअल टैलेंट है, और फिर वो ट्रेडिशन से भी मीट करता है, वो पास्टनेस ऑफ पास्ट भी है और उसके पास नॉलेज भी है फ्रॉम होमर से लेके आज के इंग्लैंड तक का, ठीक है। और फिर फाइनली वो जो इंडिविजुअल होता है, क्योंकि वो अपडेटेड नॉलेज के साथ एक पीस ऑफ आर्ट क्रिएट करता है, तो ऐसा पीस ऑफ आर्ट हॉलमार्क क्रिएट करता है, ठीक है। ये जो ब्लैक कॉमेडीज आप देखें जिसमें जस्ट, या फिर हम पार्ट्स को देखते हैं, वो जस्ट आर्ट फॉर आर्ट से होता है, जिसके अंदर एक लॉफ्टर क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन जो टी एस इलियट या फिलिप सिडनी है, या फिर इवन एरिस्टोटल खुद भी है, तो वो लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, एक स्टैंडर्ड होता है आर्ट का, ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ही गिरा पड़ा आर्ट है कोई चीज़, तो इसके स्टैंडर्ड्स को मीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर पोइट, हर लिखने वाला पोइट नहीं होता। एक्चुअली इन सबके कहने का मकसद ये था कि हर शायरी करने वाला पोइट नहीं होता, शायरी का एक स्टैंडर्ड होता है और उसको मीट करना चाहिए, ठीक है। तो वो सक्सेसफुल पोइट्री की यहाँ पे बात करता है। पोइट वर्क में रिमाइंडर्स ऑफ हिज एंसेस्टर्स, और एक जो पोइट का काम होता है वो उसको एंसेस्टर्स की याद दिलाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी मिल्टन की एपिक की बात की है, पैराडाइज लॉस्ट की, तो वो एंसेस्टर्स कौन से एंसेस्टर्स थे? वो होमर एंड वर्जल, जिन्होंने एक्चुअली एपिक की बुनियाद रखी थी। वो उनको याद कर, मतलब हमें एकदम से हमारे जहन में उनके नाम आ जाते हैं। इट इज जनरली टेंडेंसी सेज इलियट टू emphasize those aspects of the work of a poet in which he least resembles anyone. In such aspect of his poetic work we claim to find what is individual, ठीक है। अब वो क्या है कि हम इन एस्पेक्ट ऑफ उसके पोइटिक वर्क को अगर हम देखें, और ये जनरल टेंडेंसी है, इलियट कहता है कि हम एम्फेसाइज करें उन एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क ऑफ अ पोएट जो कि लीस्ट रिजेंबल करते हैं किसी और से भी, ठीक है। फिर तभी तो हम उसको इनोवेटिव कहेंगे कि जब वो लीस्ट रिजेंबल करता है। लेकिन वो कहता है इन सच एस्पेक्ट्स ऑफ पोएटिक वर्क हम ये क्लेम करते हैं कि व्हाट इज इंडिविजुअल एंड व्हाट इज पेक्युलर एसेंस ऑफ दैट वन, कि उसमें फिर उसकी इंडिविजुअलिटी क्या है और वो जो पेक्युलर एसेंस है ऑफ द पोइट वो क्या है। We find pleased with that poet difference from his predecessors, especially his immediate predecessors. और हमें खुशी होती है विद द पोइट डिफरेंस जब वो अपने प्रीडिसेसर्स जो उससे पहले आए होते हैं, स्पेशली उसके इमीडिएट प्रीडिसेसर से उसका काम थोड़ा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, रोमांटिसिज्म का ऑपोजिट क्या होगा? रियलिज्म होगा, ठीक है। और फिर हम क्या देखते हैं इसी तरीके से, अगर हम जॉन कीट्स की बात करते हैं तो वो एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड के अंदर चला जाता है। उससे पहले भी रोमांटिसिज्म, अब आप जो पार्ट 2 में पढ़ेंगे ना, सारे रोमांटिक पोइट्स हैं। जॉन कीट्स भी रोमांटिक पोइट ही है, लेकिन मोस्टली रोमांटिक पोइट्स ने क्या किया था, उन्होंने, अगर वर्ड्सवर्थ की बात करें, उसने नेचर से मोहब्बत की बात की थी, ठीक है। और इसी तरह टेनिसन को देखें तो वो कहता है नेचर रेड इन ट्रूथ एंड फ्लॉ। टेडी उसको देखें, वो एनिमल इमेजरी की बात करता है, वो जानवरों को इंसानों के साथ कंपेयर करता है कि इंसान के अंदर जो जानवर है वो जानवर के अंदर जो हिस्सा है वो इंसानों के अंदर भी, इंसान के अंदर भी एक जानवर मौजूद है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ऑल रोमांटिक पोइट्स फ्रॉम द जॉन कीट्स? जॉन कीट्स क्यों डिफरेंट है और टी एस इलियट ने जॉन कीट्स का रेफरेंस क्यों दिया? वाई? जॉन कीट्स जो है ना अपनी पर्सनैलिटी को निगेट कर देता था, जिसको हम थियोरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी कहते हैं। वो एक और दुनिया के अंदर चला जाता था, वो एक नाइटिंगेल की दुनिया में जाता था, वो एक अर्न की दुनिया में जाता था, और फिर उसमें
उस दुनिया के बारे में वो एक पोइटिक आर्ट क्रिएट करता था, वो पोइट्री लिखा करता था। जैसे जॉन कीट्स जो है, जब वो नेचर को देखता था उसको लगता था जैसे ये उसके सामने डांस कर रही है। तो व्हाट इज अगले इन नेचर ही फाइंड्स द ब्यूटी देयर। ठीक है, उसने ऑटम की ब्यूटी के बारे में भी लिखा। और जॉन कीट्स कहता है, जॉन कीट्स के बारे में अगर आप कभी पढ़े ना, तो जॉन कीट्स कहता है कि जब उसने फर्स्ट टाइम, वो असल में इसका काम था मेडिकल मेडिसिन के साथ, तो सूरज की किरणें, कहीं वो अपनी मेडिसिन बना रहा था, तो सूरज की किरणें कहीं पड़ी उसके, जहाँ पे खिड़की के ऊपर, जहाँ पे वो काम कर रहा था, जिस खिड़की के ऊपर, तो जब उसने सूरज की किरणों को देखा, उस सन बीम्स को देखा, तो उसको ऐसे लगा ये उसके सामने डांस कर रही हैं और दीज आर गोल्डन इन कलर्स, और वो उसकी ब्यूटी में एक्चुअली खो गया था। तो जॉन कीट्स को ना पोइट ऑफ ब्यूटी कहा जाता था, लेकिन वो ब्यूटी किसी औरत में नहीं ढूंढता था, वो ब्यूटी इन नेचर। अगर वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है, तो जॉन कीट्स को पोइट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है, कि उसको इर्द गिर्द में जो चीज़ अगली नजर आती थी, वो उसके अंदर ब्यूटी फाइंड आउट कर लेता था। लेकिन उसका सबसे जो डिफरेंट एस्पेक्ट था ना, इंडिविजुअलिटी थी, उसका जो टैलेंट था, वो उसकी इम्पर्सनैलिटी थी। अब ये जो टी एस इलियट में आप इम्पर्सनैलिटी पढ़ोगे, आपको आगे जब आपको मैं पोइट्री पढ़ाऊंगी इसके बाद, तो आपको सारे पॉइंट्स वहाँ पे जाके नेगेटिव कैपेबिलिटी और इम्पर्सनल थियरी ये सब समझ आ जाएंगे। ये टर्म्स हैं जो कि टी एस इलियट ने ही यूज़ किए थे। और फिर हम जॉन कीट्स की जब पोइट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी एंड व्हाट इज इम्पर्सनल थियरी। ठीक है, और जॉन कीट्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या थी, उसकी इम्पर्सनैलिटी क्या थी, उसका एक्चुअली जो टैलेंट था वो क्या था। तो अगर आपको टी एस इलियट समझ आ जाता है, तो यू कैन ईजिली गो फॉर जॉन कीट्स, उसकी पोइट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो वी ट्राई टू डिस्कवर दोज क्वालिटीज बाय विच ही कैन डिफ्रेंशिएट फ्रॉम दोज पोइट। अब देखिए मैंने आपको कितने रोमांटिक पोइट्स बताए, उसमें से एक कौन डिफ्रेंशिएट कर रहा है, जॉन कीट्स डिफ्रेंशिएट कर रहा है। और ये मैंने आपके सिलेबस में से बताया है, ये सारे पोइट्स आपके सिलेबस में हैं। और एट द एंड जब मैं आपको पोइट्री पढ़ाऊंगी, आपने मुझे बताना है कि मैम इनमें से डिफ्रेंशिएट कौन सा कर रहा है। और टी एस इलियट की थियरी के मुताबिक ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट में यहाँ पे कौन वो क्राइटेरिया मीट कर रहा है जो कि टी एस इलियट ने बताया। ठीक, तो यहाँ पे वो कहता है who those qualities by which he can be differentiated by those poets who have lived and written poetry before him. In actual fact, says Eliot, the best and the most individual part of poets may be those in respect of which he remind of his ancestors, the dead poets. However, the tradition, अब अक्सर क्वेश्चन आ जाता है what is tradition। ठीक है, तो however tradition, Eliot does not mean the poet should follow the ways of preceding generation blindly or imitate the successes of the writer of that generation। ये मैंने अभी आपको पॉइंट पहले बता दिया था कि खाली उसने ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं होता कि आप एंसेस्टर्स को ब्लाइंडली कॉपी करना शुरू कर देते हो। इन अदर वर्ड, ट्रेडिशन डज नॉट मीन रिपीटेशन ऑफ व्हाट हैज बीन डन बिफोर, ना ही ये रिपीटेशन है। Indeed, novelty is preferable to repetition. A poet has to work very hard if he is to benefit by tradition, because tradition is not matter of automatic inheritance. Tradition involves the historical sense. The historical sense is almost indispensable to say one who wishes to devote his life to the writing of the poetry. और ये ट्रेडिशन क्या है, वो एक हिस्टोरिकल सेंस को अंडरलाइन करें, इस पॉइंट को अपनी बुक्स के अंदर। हिस्टोरिकल सेंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ट्रेडिशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो ट्रेडिशन इज इंटर रिलेटेड विद द हिस्टोरिकल सेंस। और अब आपको हिस्टोरिकल सेंस की भी डेफिनेशन याद करनी है कि ये ऑलमोस्ट इंडिस्पेंसिबल है टू से वन हु विशेस टू डिवोट हिज लाइफ टू द राइटिंग ऑफ द पोएट्री। द हिस्टोरिकल सेंस मीन अ परसेप्शन ऑफ द पास्टनेस ऑफ पास्ट। हिस्टोरिकल सेंस क्या है, दैट इज बेसिकली द परसेप्शन जो कि पास्टनेस ऑफ पास्ट, अभी मैंने ये वर्ड यूज किया था, ये फ्रेज यूज किया था, बट इट ऑल्सो एट द सेम टाइम मीन्स अ परसेप्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ द पास्ट। खाली पास्टनेस ऑफ पास्ट की बात हम इसमें नहीं करते, बल्कि प्रेजेंस ऑफ द पास्ट की भी बात करते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ पोएट शुड हैव द फीलिंग दैट पास्ट डिड एग्जिस्ट। और अगर हम दूसरे अल्फाज में बात करें, पास्टनेस ऑफ पास्ट, या फिर एक और यहाँ पे जो हमने वर्ड किया था हिस्टोरिकल सेंस, that is the basic point।
ठीक है। हिस्टोरिकल सेंस ही असल में इसका बेसिक पॉइंट है, और हिस्टोरिकल सेंस के नीचे बेटा ये जितने वोकैबुलरी वर्ड्स आ रहे हैं, आपने ये वोकैबुलरी वर्ड्स लिखने हैं अपने नोट्स के अंदर, क्योंकि हर चैप्टर हर बुक के वोकैबुलरी वर्ड्स डिफरेंट हैं, तो आपको ये वोकैबुलरी वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज फिर आपको भूल जाएगा। And furthermore, the past exists for every now. The historical sense compels a poet to write not merely an awareness of his own generation. ठीक है, हिस्टोरिकल सेंस का मतलब ये नहीं है कि खाली अवेयरनेस हो किसकी अपनी ही जनरेशन की, बल्कि बट विद द फीलिंग दैट होल ऑफ यूरोपियन लिटरेचर फ्रॉम होमर विद इन द होल लिटरेचर ऑफ हिज ओन कंट्री। ठीक है, अपने होमर से लेके ऑल ऑफ यूरोप से लेके होमर से लेके उसके अपने कंट्री तक जो लिटरेचर है, ये एक्चुअली उसकी पास्टनेस ऑफ पास्ट को शो करता है, हैज अ साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस एंड कंपोज अ साइमल्टेनियस ऑर्डर, और उसकी एक साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस होती है और वो एक साइमल्टेनियस ऑर्डर कंपोज करता है। द हिस्टोरिकल सेंस में देयरफॉर वी डिफाइंड एज सेंस ऑफ टाइमलेस एज वेल एज टेम्पोरल। इसको लिखेंगे, आपके पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, what is the sense of timeless as well as of temporal and of timeless and temporal together। अभी क्या बताया था कि डिफरेंट कोड्स आएंगी, आप लोगों ने सारी लिखनी है और अपने जहन में पॉइंट्स जो है वो बाद में हम जब असाइनमेंट्स करेंगे तो फिर आपको बताऊंगी कि इनकी असाइनमेंट्स कैसे करनी है। देखिए, सेंस ऑफ टाइमलेस एज वेल एज टेम्पोरल इज ऑल्सो द जो अभी हमने बात की ना हिस्टोरिकल सेंस, हिस्टोरिकल सेंस को ही एक्चुअली कहते हैं सेंस ऑफ टाइमलेस एज वेल ऑफ टेम्पोरल। ठीक है, जो कि टाइमलेस यूनिवर्सल पीछे से चला आ रहा है, सेंस ऑफ टाइमलेस होने चाहिए, आपके अंदर एक्सेप्टेंस लेवल होना चाहिए। आप पास्ट ट्रेडिशंस को खाली हमने रिबेल नहीं कर देना होता, हमने उन ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करते हुए अपनी न्यू एक इनोवेशन करनी होती है इन द पीस ऑफ आर्ट। इट इज दिस सेंस विच मेक्स अ पोएट ट्रेडिशनल। अब ये चीज होती है जो कि ये सेंस होती है सेंस ऑफ टाइमलेस एज वेल, जो कि पोइट को ट्रेडिशनल बनाती है, एंड इट इज दिस सेंस व्हिच एट द सेम टाइम मेक अ पोइट मोस्ट एक्यूरेट कॉन्शियस ऑफ हिज प्लेस इन टाइम एंड इन ऑफ हिज ओन। और यही वो सेंस है जिसको हम हिस्टोरिकल सेंस कहते हैं, जो कि पोइट को मोस्ट एक्यूरेटली कॉन्शियस बनाती है अपनी प्लेस इन टाइम और अपनी ही एग्जिस्टेंस इन द प्रेजेंट। No poet, Elias goes on to say, has his complete meaning alone. In order to understand his significance, अब वो यहाँ पे आगे क्या कहता है कि कोई भी जो पोइट है उसकी अकेले में कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिज सिग्निफिकेंस and in order to appreciate him we must understand his relation to the poet who have gone before us beforehand, और in order to understand उसकी significance और उसको अप्रिशिएट करने के लिए हमें उस अंडरस्टैंड करना है कि उसका रिलेशन टू पोइट्स जो कि उससे पहले गुजर चुके हैं उनके साथ क्या था। जैसे मैंने अभी आपको मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की एग्जांपल दी कि उसने किसको फॉलो किया था, होमर और वर्जिल को फॉलो किया था, तो उसका एक पास्टेस ऑफ पास या उसके अंदर हिस्टोरिकल सेंस थी, और ये आप लिख भी सकते हैं जस्ट लाइक द मिल्टन की ये जो आपको मैं बता रही हूँ रेफरेंस, ये आप बेशक लिख दीजिएगा। नो पोएट कैन बी असेस्ड और वैल्यूड अलोन, ही मस्ट बी प्लेस्ड फॉर कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन। ऑब्वियसली फिर हम कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन करते हैं, अगर हम एपिक की बात करें तो हम तीनों पोइट्स को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं अमॉन्ग द डेड पोइट्स। व्हेन अ न्यू वर्क ऑफ आर्ट इज क्रिएटेड समथिंग हैपन टू ऑल ऑफ वर्क ऑफ आर्ट व्हिच वर क्रिएटेड इन द पास्ट। जब एक न्यू वर्क ऑफ आर्ट जो है वो क्रिएट होता है तो कुछ समथिंग हैपेंस टू ऑल वर्क्स ऑफ आर्ट व्हिच वर क्रिएटेड इन द पास्ट। ठीक है, जैसे देखिए उस वक्त तो किसी ने क्वेश्चन रेज नहीं किया था कि भाई सैटर्न जो है वो हीरो है कि नहीं है। जो न्यू जनरेशन आई, न्यू पोइट्स आए, उन्होंने कहा था, उन्होंने ये क्रिटिक्स ने ये मिल्टन के मरने के कई साल बाद उनको याद आया कि सैटर्न जो है, या फिर उन्होंने एमए इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में एक क्वेश्चन ऐड करने के लिए डाल दिया कि सैटर्न हीरो है कि नहीं। मजाक कर रही हूँ, बेसिकली क्रिटिक्स नहीं, उन्होंने एक दोबारा से जब उन्होंने पढ़ा और उन्होंने न्यू पोइट्री लिखना शुरू की, तो पुरानी ऑब्वियसली उन्होंने पढ़ी होगी जिसमें उन्होंने मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी होगी, तो फिर क्रिटिक्स ने कहा कि भाई ये मिल्टन का हीरो कौन है, अगर उसने इतने ग्रैंड स्टाइल के थ्रू अपने ये तो हीरो को पोर्ट्रे करना चाहिए था, उसने सैटर्न को क्यों पोर्ट्रे कर दिया। तो फिर क्या होता है कि वो सारा जो पास्ट वर्क होता है ना वो भी ऑल्टर हो रहा होता है। द वर्क ऑफ art already exists from an ideal order among themselves. This order is modified by the appearance of the new work of art among them.
अब देखिए उस वक्त तो सबने वाहवाही की होगी ना मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की, लेकिन जब न्यू ऑर्डर आता है तो पुराने वर्क ऑफ आर्ट के ऊपर थोड़ी सी उसकी अपीयरेंस को यानी कि उसको देखने का जाविया बदल जाता है। ठीक है, तो पुराने वक्तों में मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को देखने का जाविया और था। आज के लोग, आज के क्रिटिक्स, आज के पोइट्स उसको और तरह से देखते हैं। व्हेन द न्यू वर्क अराइव्स द होल एग्जिस्टिंग ऑर्डर इज ऑल्टर्ड, मे बी टू अ वेरी स्लाइट extent. As a consequence, the relation of each work of art towards the whole are readjusted. ठीक है, तो फिर क्या होता है, रीएडजस्ट हो जाता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस उसका नतीजा क्या होता है कि हर रिलेशन ऑफ आर्ट जो है टुवर्ड्स द होल वो सब रीएडजस्ट हो जाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द कन्फॉर्मिटी बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू। ठीक है, ये कन्फॉर्मिटी होती है ओल्ड एंड न्यू। अभी हमने क्या बात की, पास्ट का प्रेजेंट के साथ जो रिलेशन है, ट्रेडिशन का आज के इंडिविजुअल टैलेंट के साथ रिलेशन है, और आज का इंडिविजुअल उसके अंदर हिस्टोरिकल सेंस होगी, इंडिविजुअल आर्टिस्ट के अंदर हिस्टोरिकल सेंस होगी, तो ही उसके आर्ट को फिर हम आर्ट कहेंगे। व्हाट नीड टू बी रिकॉग्नाइज इज दैट द पास्ट इज ऑल्टर्ड बाय द प्रेजेंट as much as the present is directed by the past। ये भी कोट है यहाँ पे, इन्होंने ये कोट है इसकी, ठीक है, इस ऐसे की। तो क्या है रिकॉग्नाइज, क्या होता है यहाँ पे कि पास्ट जो है ऑल्टर हो जाता है प्रेजेंट के साथ, और प्रेजेंट जो है पास्ट के थ्रू डायरेक्ट हो रहा होता है। यानी कि पास्ट में जो रूल्स एंड लॉज चले आ रहे होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स चले आ रहे होते हैं, वो आज के आर्टिस्टिक क्राइटेरिया को मीट करना शुरू कर देते हैं। तो अ पोएट हैज देयरफॉर टू रियलाइज दैट ही इज इनएविटेबल टू बी जज्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑफ द पास्ट, कि उसको जज किया जाता है standards of the past. This does not mean that the poet has no curved or restricted by the past standards. Nor does this mean that he is to be judged as being better or worse than the dead or being equal to them. Nor yet does this mean that he is to be judged by the principles formulated by the past critics. This only means a comparison between his whole work and past works, a comparison in which two things are measured by each other. A new work is expected merely to conform with a past work because in that case it would not be new. और फिर क्या होता है, एक न्यू वर्क जो है वो खाली इसलिए उसको एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो पास्ट वर्क को कंफर्म करे, बल्कि एक न्यू वर्क की जो एलिजिबिलिटी होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी कंपैरिजन किया जाता है। देखिए जब मेरे पास टेस्ट आते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स आते हैं, तो मैं